इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या को रुद्र का किस करना जैसे ही याद आता है, वो फिर एक बार रुद्र की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, तुमने मुझे किस किया? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी किस वापस चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र को घूरने लगती है। वहीं रुद्र अब भी आव्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। आव्या रुद्र के ऐसे चुप रहने से फिर से कहती है, अब खंबे जैसे खड़े क्यों हो? मुझे अपनी किस वापस करो, वरना मैं खुद अपनी किस ले लूंगी। इतना बोलते ही आव्या अपनी एड़ियों पर खड़ी होकर रुद्र के सीने पर हाथ रखती है और रुद्र के होंठों पर अपने होंठ रखने की कोशिश करती है। लेकिन आव्या के होंठ रुद्र के होंठों से सट पाते उससे पहले ही रुद्र आव्या के मुंह पर हाथ रखता है और उसे देखने लगता है। आव्या की नज़र भी रुद्र की आंखों में चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच खामोशी सी छा जाती है। दोनों अपनी नज़रों में कहीं गुम से होने लगते हैं। रुद्र आव्या की आंखों से होकर उसके मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र ने अब तक आव्या के मुंह से हाथ नहीं हटाया था। आव्या भी रुद्र की आंखों से होकर उसके चेहरे को देखती है। रुद्र के चेहरे पर अब तक कोई भाव नहीं थे। कुछ पल बाद रुद्र अपना हाथ हटा लेता है। तभी लिफ्ट खुलती है। रुद्र आव्या के हाथों को अपने सीने से हटाता है, फिर बाहर जाने लगता है। आव्या रुद्र को जाता हुआ देखती है। रुद्र का यूं खामोश होकर जाना आव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आव्या लिफ्ट से निकलकर रुद्र को जाता हुआ देखते हुए खुद से कहती है, मेरी बातों को इसने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया क्या? कहीं मैंने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया? जाकर सॉरी बोल दूं क्या? लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? बोलते ही आव्या रुद्र को एकटक देखने लगती है, जो अब काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था। इधर दिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजती है। दिया डोरबेल की आवाज़ सुन दरवाजे की ओर देखती है, फिर आसपास देखती है। आसपास कोई भी सर्वेंट्स नहीं थे। ये देख दिया सोफे से उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही दिया दरवाज़ा खोलती है। दिया जैसे ही सामने खड़े इंसान को देखती है, उसे जैसे यकीन ही नहीं होता। सामने दर्श खड़ा था। दर्श दिया को देखते हुए कहता है, सिस, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई? दर्श की आवाज़ से दिया, जो अब तक खोई हुई थी, उसका ध्यान एकदम से हट जाता है। दिया आगे बढ़कर तुरंत दर्श को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। दिया सिसकते हुए कहती है, तुम जिंदा हो, मेरा भाई जिंदा है। दर्श दिया की पीठ को सहलाने लगता है। दिया दर्श से अलग होती है, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहती है, कहाँ थे अब तक? जब जिंदा थे तो इतने दिन कहाँ थे? यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है डैड कितना मिस करते हैं तुम्हें। दिया रुकी नहीं रही थी। वो बस बोलती ही जा रही थी, बोलती ही जा रही थी और बोलती ही जा रही थी। दर्श दिया के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देख पा रहा था। उसके लगातार बोलने से दर्श दिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ओ सिस, आप इतना बोलती हैं कि आपकी बेटी आप पर बिल्कुल नहीं गई। दर्श की बात सुन दिया रुक सी जाती है। वो असमंजस से दर्श को देखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दर्श सहस्त्रा से मिल चुका है। दिया अपनी भीगी पलकों से दर्श को देखते हुए कहती है, तुम मेरी बेटी से मिल चुके हो? कब और कैसे? बोलते हुए दिया दर्श के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। दर्श अंदर देखते हुए कहता है, दरवाजे पर खड़े रहकर ही बात करने का इरादा है? चलिए ना, अंदर चलकर बात करते हैं। ओह सॉरी, कहते हुए दिया दर्श के साथ अंदर जाती है। दिया जल्दी से देवेश और हिमांशु को कॉल करके घर बुलाती है। उसने ये नहीं बताया था कि दर्श आया है। उसने ये कहकर बुलाया कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। दर्श चारों ओर घर को देखने लगता है। वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदल चुका था। तस्वीरों पर फैमिली मेंबर्स बदल चुके थे। आज एक सच्चाई बाहर आनी थी, जो कई सालों से दबी हुई थी। उसे बाहर निकालने वाला दर्श था। बेकसूर को गुनाहगार समझने की भूल आज समझ आने वाली थी। परिवार के बर्बाद होने का कारण आज उभर कर आने वाला था। आपस की बेवजह की दुश्मनी खत्म होने वाली थी और असली दुश्मन का चेहरा सामने लाया जाने वाला था, जो रुद्रांश का था। इधर एक होटल रूम में रुद्रांश बैठा हुआ था। उसके सामने 3-4 लोग बैठे थे। उनमें से एक थोड़े गुस्से से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा किंग बनेगा और माफिया वर्ल्ड पर राज करेगा। तुम्हारे भरोसे हमने माफिया वर्ल्ड में अपनी स्मगलिंग स्टार्ट की, लेकिन अब जो किंग है उसने हमारे सारे धंधे को बंद करके रखा हुआ है। वेपन और ड्रग्स के सिवाय हम कुछ भी स्मगलिंग नहीं कर पा रहे। रुद्रांश सारी बातों को सुन रहा था और एक हाथ में ग्लास पकड़े
दूसरे हाथ से उस ग्लास पर अपनी उंगली गोल गोल घुमा रहा था। रुद्रांश ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहता है, सो वॉट, तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो डी को मारने की कोशिश की थी, पर वो बच निकला, पहले उस लड़की के द्वारा, फिर शादी होने से पहले। बोलते ही वो फिर ड्रिंक का एक सिप लेता है। गलती हमारी नहीं है, बल्कि गलती सिर्फ तुम्हारे बेटे की है। गलती सिर्फ टाइगर की है। जंग जीतने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। टाइगर मैदान में उतरा तो था, पर उसने कदम पीछे कर लिए। स्टूपिड फेलो। सामने बैठे आदमियों में से एक बोल ही रहा था, तभी गन शूट की आवाज़ आती है। तीनों उस आदमी को देखते हैं, फिर रुद्रांश को, जिसके हाथ में गन थी। रुद्रांश ने उस आदमी को मार दिया था। रुद्रांश उस आदमी को घूरते हुए बोलता है, मेरे टाइगर के बारे में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? ही इज़ माई सन, मेरे प्यार की निशानी है वो। रुद्रांश एकदम से चिल्ला उठता है। तीनों डर से रुद्रांश को देखते हैं। रुद्रांश आंखें बंद करता है तो तीनों जल्दी से उस आदमी की लाश को उठाकर चले जाते हैं। रुद्रांश की कुछ दूरी पर उसका असिस्टेंट जावेद खड़ा था। रुद्रांश आंखें बंद किए हुए अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए कहता है, जिस लड़की की वजह से टाइगर ने शादी करने से मना किया, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मेरे सपने को उस लड़की ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। उसे अब जीने का कोई हक नहीं है, मार दो उसे। बोलते ही रुद्रांश आंखें खोलता है, फिर ग्लास में वाइन डालने लगता है। जावेद हाँ में सिर हिला देता है। इधर सक्सेना हाउस में धीरज मीटिंग के बाद ही विनी के पास आ गया था। विनी हॉल में बैठे कुछ लोगों को कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी। विक्रम थोड़ा टेंशन में खड़ा था, क्योंकि आव्यान ने कहा था कि वो विनी को सब कुछ सच बताने वाला है। विनी सौरभ, ध्रुव और आव्या को देखते हुए कहती है, डैडा, ये लोग कौन है? धीरज अभी कमरे में आराम करने गया था, क्योंकि उसे विनी ने ही कहा था। विक्रम सबको देखता है, फिर विनी को देखता है, पर चुप ही रहता है, क्योंकि इतने सालों से जो झूठ वो विनी को बोलता आ रहा था, उसकी वजह से वो विनी को जवाब देने की हालत में नहीं था। श्रेष्ठा आव्यान को देखती है, जो चुप था, इसीलिए वो खुद उठकर विनी के पास जाती है और विनी के हाथ को पकड़ लेती है। विनी कंफ्यूज्ड होकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, विनी, हमने एक गलती की है, तुमसे एक सच्चाई छुपा कर रखी। श्रेष्ठा के बोलते ही विनी एकदम से कहती है, कैसी सच्चाई? श्रेष्ठा विक्रम को देखती है, जो अब सिर झुकाए खड़ा था। वो इस वक्त सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, जिसे तुम अपनी माँ समझती हो वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जैसे ही विनी ये सुनती है, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विनी लड़खड़ा सी जाती है। श्रेष्ठा तुरंत उसे टाइटली पकड़ लेती है। विनी की आंखों में आंसू दिखने लगते हैं। वो भावुक होकर कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी मम्मा तो ऊपर कमरे में। वो बोलती ही कि कमरे की ओर देखती है। श्रेष्ठा तुरंत उससे कहती है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नित्या और काव्या दोनों एक जैसी दिखती हैं। विनी को इन सब बातों का यकीन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। विनी काव्या को माँ मानती है, वो अचानक ऐसे कैसे मान ले कि वो उसकी माँ नहीं है। विनी हल्का हंसते हुए कहती है, आप मजाक कर रही हैं ना? विनी की हालत देख सबको ही बहुत बुरा लग रहा था। वहीं विनी की हालत देख आव्यान की नज़र सहस्त्रा पर चली जाती है। आव्यान सहस्त्रा को देखते हुए कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो तो उसे ही पता था। विक्रम तो अब पीठ करके खड़ा हो जाता है, उससे ये सब सुना नहीं जा रहा था। श्रेष्ठा विनी को ऐसे देख उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर लेकर जाने लगती है। ये देखकर सभी उठ जाते हैं। वो सब भी श्रेष्ठा और विनी के पीछे चलते हैं। श्रेष्ठा विनी को काव्या के कमरे के पास ले जाती और दरवाज़ा खोल देती है। सामने का नज़ारा देख विनी शॉक्ड हो जाती है। अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखना किसी के लिए आसान नहीं होता। अंदर आदित्य इस वक्त काव्या के सिर को गोद में रखे सहला रहा था। काव्या की आंखें खुली हुई थी। विनी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही श्रेष्ठा कहती है, वहाँ जो बैठा है वो आदित्य सिंघानिया है, और वो जो लेटी है वो उसकी वाइफ काव्या आदित्य सिंघानिया है। विनी आदित्य को गौर से देखती है। उसने इस चेहरे को पहले भी देखा था। धीरे धीरे विनी को आदित्य का चेहरा एकदम साफ दिखने लगता है। वो सारी चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। उसे आदित्य की बात भी सुनाई देने लगती है, आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हारी मम्मा को टच नहीं करूँगा। विनी ये सारी चीज़ें याद कर ही रही थी, तभी श्रेष्ठा विनी को आव्यान और आव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये दोनों आदित्य और काव्या के जुड़वा बच्चे हैं, आव्यान और आव्या।
तुम्हारा जो भाई था वो भी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर विनी को फिर एक बार झटका लगता है। वो आज सच्चाई को जानकर टूट चुकी थी। विनी की आंखों में अब आंसू थे। श्रेष्ठा ये देख उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, सच्चाई तुम्हारे सामने कैसे लाएं हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर तुम्हें सच्चाई जानने का हक था, इसीलिए छुपा भी नहीं सकते। हमें गलत मत समझना विनी। श्रेष्ठा के इतना बोलते ही विनी पीछे होती है, फिर रोते हुए वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। बिग सिस्टर बोलते हुए ध्रुवंश आगे बढ़ने लगता है, पर श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। ध्रुवंश मुड़कर कंफ्यूज्ड होकर श्रेष्ठा को देखता है तो श्रेष्ठा नाम में सिर हिलाकर कहती है, अभी नहीं अंश, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। सभी लाचार सा भाव लिए खड़े थे क्योंकि विनी के दुख को अब कोई संभाल नहीं सकता था। विनी दौड़कर अपने कमरे में जाकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है। बंद करने की आवाज़ से धीरज की नींद खुल जाती है। वो मुड़कर विनी को देखता है। विनी की आंखों में आंसू देखकर धीरज जल्दी से उठकर उसकी ओर जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विनी धीरज की आवाज़ सुनते ही तुरंत धीरज के गले लगकर रोने लगती है। सभी लोगों के दर्दों का इलाज सिर्फ एक ही होता है, वो है मोहब्बत। चाहे हम जितने भी दर्द में हों, लेकिन जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके सीने से लगते ही हमें एक राहत सी महसूस होती है। धीरज पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो विनी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या किसी ने कुछ किया है या कुछ कहा? देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताओ तो क्या हुआ? विनी बस धीरज के सीने से लगे हुए रोती रहती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। धीरज थोड़ा परेशान सा चुपचाप खड़ा होकर विनी के बालों को सहला रहा था। उसे समझ आ चुका था कि विनी बुरी तरह से टूटी हुई। क्यों टूटी है ये उसे भले ही नहीं पता था, पर इतना पता था कि वो टूटी हुई है जिसे उसे ही संभालना था। विक्रम अपने कमरे के बाहर दीवार से सटे हुए आंखें बंद करके खड़ा था। उसे विनी के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर फिर भी विक्रम उसकी तकलीफ को सुन रहा था। ध्रुव, श्रेष्ठा, सौरभ, सहस्त्रा, आव्या और ध्रुवंश कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। वो सब उनके पास नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अब विक्रम और विनी को अकेलेपन की ज़रूरत है। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति फैली हुई थी। विनी की आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थीं। वो खाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी धीरज उसे ज़बरदस्ती लेकर आया था। सहस्त्रा और आव्या सभी को खाना सर्व कर रहे थे। खाना सर्व होते ही सब खाने लगते हैं। विनी चुपचाप बिना भाव के बैठी थी। वो खोई हुई थी। धीरज ये देखकर अपने हाथों से एक निवाला विनी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, भूखे नहीं रहते, चलो कुछ खा लो। विनी सिर उठाकर धीरज को देखकर एकदम से कहती है, चलो वापस घर चलते हैं, मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। ये सुनकर सबकी नज़र विनी पर जा ठहरती है। धीरज के मॉम डैड विनी को अपनी बेटी जैसा ही प्यार देते थे, जिस वजह से कम समय में ही विनी उनके बहुत क्लोज हो चुकी थी। विनी के ये बोलने से धीरज सबकी ओर देखता है, फिर विनी को देखते हुए कहता है, ठीक है चले जाएंगे, लेकिन सुबह तो होने दो। विनी धीरज का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं सुबह नहीं, मुझे अभी जाना है, इसी वक्त। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विनी घर को चारों ओर देखते हुए कहती है, इस घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, एक पल भी मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। वो घर जिसमें विनी बचपन से रहती आई है, उस घर में आज उसे घुटन हो रही है। ये सुनकर विक्रम को बहुत तकलीफ होती है। धीरज विनी को समझाने की कोशिश करने ही वाला था कि विक्रम एकदम से कहता है, धीरज ले जाओ प्रिंसेस को, मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए। विनी विक्रम को देखती है, तभी विक्रम अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। रुक जाइए अंकल। आवाज़ सुनते ही विक्रम के कदम रुक जाते हैं। सभी की नज़र आव्या पर जाती है, जिसने विक्रम को रोका था। आव्या अपनी जगह से उठकर विक्रम के पास जाकर खड़ी होती है और विनी को देखते हुए कहती है, दर्द सिर्फ आपका नहीं है। अगर अंकल ने आपसे झूठ बोला है तो इसमें उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है। अगर आपने अपनी माँ और भाई को खोया है तो अंकल ने भी तो अपनी वाइफ और बेटे को खोया है। अंकल ने ये सब जो किया था वो सिर्फ आपको खुश रखने के उद्देश्य से किया था, आपको माँ की कमी महसूस ना हो इसीलिए किया। आपको अंदाज़ा भी है आपके आंसुओं से उन्हें कितनी तकलीफ होती है, और अभी जो आपने कहा कि इस घर में आपको घुटन हो रही है, ये सुनकर उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। आव्या की बात सुनकर विनी की नज़र फिर से विक्रम पर चली जाती है। विक्रम अब तक पीठ करके खड़ा था। आव्या फिर से कहती है, वाइफ और बेटा तो ना रहे और अब आप भी अंकल से दूर होना चाहती हैं, जिनको आपके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। आव्या के इतना बोलते ही विनी को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने दर्द में विक्रम के दर्द को देखना ही भूल गई। विनी तुरंत चेयर से उठती है और पीछे से ही विक्रम को हक करके कहती है, आई एम सॉरी डैडा। कहते ही उसने और विक्रम दोनों की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। आव्या हल्की नम आंखों से दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। एक हफ्ता बीत चुका था।
विनी 2 दिन पहले ही वापस जा चुकी थी। अव्यान की सारी चोटें ठीक हो चुकी थी। सभी इस वक्त हॉल में थे। सबका नाश्ता हो चुका था। अव्यान ऑफिस गया था और आव्या हॉस्पिटल गई थी। इसके सिवाय सब घर में थे। हॉल में बैठे सब बात कर ही रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। सहस्त्रा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, मैं देखती हूँ। सहस्त्रा को देखकर सभी फिर से बात करने में बिजी हो जाते हैं। सहस्त्रा दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही उसे अजनबी चेहरे दिखते हैं। सामने सितारा, नितारा, उसके पापा संयम और माँ निया मौजूद थी, जिन्हें सहस्त्रा बिल्कुल नहीं पहचानती थी। सितारा सहस्त्रा को देखते ही कहती है, आप यहाँ? सहस्त्रा कंफ्यूज्ड होकर पीछे देखती है। सितारा हंसते हुए कहती है, आप सहस्त्रा है ना, जो तमिलनाडु में भरतनाट्यम करने जाती हैं? सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। सहस्त्रा आप संयम और निया को देखते हुए कहती हैं, मॉम डैड, ये वही भरतनाट्यम करने वाली सहस्त्रा हैं जो हमेशा जीतती हैं, और आप दोनों को पसंद भी तो हैं। सितारा की बात सुन संयम और निया उसे देखकर एक साथ कहते हैं, सच में बेटा, आप अच्छा नृत्य करती हैं। सहस्त्रा बस मुस्कुरा देती है। तभी अंदर से श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, कौन है सहस्त्रा? सहस्त्रा अंदर की ओर देखती है, फिर सबको अंदर आने के लिए कहती है। सितारा सहस्त्रा के साथ चलते हुए कहती है, मैं आपसे कब से पर्सनली मिलना चाहती थी, आप यहाँ कैसे? बोलते हुए सितारा की नज़र सहस्त्रा की मांग में भरे सिंदूर और गले में पहले मंगलसूत्र पर चली जाती है। सहस्त्रा कुछ बोलती, तभी ध्रुवंश वहाँ आकर कहता है, ये मेरी वाइफ है, न्यूज़ नहीं देखती क्या? नितारा और सितारा हमेशा से यहाँ आया करती थी, क्योंकि नितारा विनी की दोस्त है। ऐसे ही करके ध्रुवंश दोनों को बहुत अच्छे से जानता था। सितारा ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, हॉस्टल में पढ़ाई से फुर्सत मिले तब तो न्यूज़ देखूंगी, पर आपको पर्सनली कॉल करके बताना चाहिए था कि आप भाभी ला रहे हो। बारात में हम जमकर नाचते। सहस्त्रा ये सुनकर बस मुस्कुराती है। श्रेष्ठा सहस्त्रा को कुछ इशारा करती है तो सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए किचन की ओर चली जाती है। विक्रम विनी के दोस्त के साथ उसके परिवार को देख समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। विक्रम सबको देखते हुए कहता है, आप सब लोग यहाँ? उसके इतना बोलते ही संयम कहते हैं, जी हाँ, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उससे पहले तो हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? बोलते हुए संयम की नज़रें ध्रुव और सौरभ पर थीं। विक्रम उनकी नज़रों का पीछा करते हुए ध्रुव और सौरभ को देखते हैं। विक्रम के बोलने से पहले ही ध्रुवंश ध्रुव के पास जाकर कहता है, ये मेरे डैड हैं और वो मेरे चाचू। संयम उन्हें देख आगे बढ़कर हाथ मिलाता है। ध्रुव और सौरभ भी हाथ मिला देते हैं। कुछ पल के लिए हॉल में बिल्कुल शांति छा जाती है। विक्रम संयम और निया के बोलने का ही इंतजार कर रहा था। संयम गला साफ करते हुए कुछ बोलने ही वाले थे, तभी सहस्त्रा सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती है। सहस्त्रा सबको चाय देती है और फिर ध्रुवंश के बगल में खड़ी हो जाती है। ध्रुवंश सबको सहस्त्रा से मिलाते हुए कहता है, ये है सहस्त्रा, मेरी वाइफ। ये सुनकर सहस्त्रा ध्रुवंश को देखती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किसी दूसरे की वाइफ से इंट्रोड्यूस होना, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। संयम थोड़ा रुकते हैं और फिर अपनी बात को सामने रखते हैं, जी हम यहाँ आपके परिवार से रिश्ता जोड़ने आए हैं। विक्रम, हम अपनी बेटी सहस्त्रा के लिए आपके बेटे अव्यान का हाथ मांगने आए हैं। जैसे ही सारा परिवार ये सुनता है तो जैसे सदमे में ही चला जाता है। सहस्त्रा के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके अपने पति का कोई शादी के लिए हाथ मांग रहा है, वो भी उसके सामने। इसके बावजूद सहस्त्रा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो इस वक्त ध्रुवंश की पत्नी बनी बैठी है। सहस्त्रा को ये सुनकर इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है कि उसके लिए सहना मुश्किल होने लगता है। वहीं ध्रुवंश के साथ बाकी सबकी नज़र भी सहस्त्रा पर चली जाती है। सहस्त्रा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। संयम किसी के एक्सप्रेशंस को नहीं देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़ी अजीब बात है ना, मतलब हमेशा तो लड़की का हाथ मांगा जाता है, पर हम पहले हैं कि लड़के का हाथ मांगने आए हैं। अपनी बेटी के प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सहस्त्रा की आंखों में हल्की नमी सी छा जाती है। सहस्त्रा सितारा को देखती है, जिसके होठों पर शर्माहट भरी मुस्कान थी और वो सिर हल्के झुकाए हुए थी। विक्रम तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो कैसे मना करे या क्या करे। इसीलिए सहस्त्रा सबको देखते हुए कहती है, रिश्तों की बात करें तो अव्यान को रिश्तों से जुड़ना पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अव्यान कभी रिश्ते में जुड़ना चाहेंगे। निया एकदम से कहती है, रिश्तों से जुड़ना पसंद कैसे नहीं है? हाँ, शायद अभी पसंद ना हो, लेकिन एक बार सितारा से रिश्ता जुड़ा तो वो रिश्ते से जुड़ना भी पसंद करेंगे। श्रेष्ठा ये सुनकर जैसे पूरी स्पीचलेस हो जाती है। संयम फिर एक बार बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नितारा की शादी तय हो चुकी है, तो उसने ही हमसे ये मांगा कि उसकी शादी और सितारा की शादी साथ ही हो। और जब हमने सितारा से पूछा तो उसने कहा कि वो अव्यान से काफ़ी समय से प्यार करती है, तो हम आ गए, वरना हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। संयम की हर एक बात सहस्त्रा के दिल में
तीर की तरह चुभ रही थी। विक्रम उनकी बातों को समझते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये फैसला तो अव्यान का ही होगा कि वो क्या चाहता है। ये सुनकर संयम और निया सितारा को देखते हैं, जो सितारा सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर तक सितारा की फैमिली सभी से बात करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सहस्त्रा, जो कब से अपनी तकलीफ को संभाले बैठी थी, वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ने लगती है। ध्रुवंश भी उसे भाभी बुलाते हुए पीछे जाता है। सहस्त्रा को ऐसे जाते देख श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए कहती है, तुमने देवेश को सहस्त्रा की शादी के बारे में बता दिया है ना? दर्श हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, बता दिया है। डैड 3-4 दिन बाद ही एक मीटिंग रखने वाले हैं, जिसमें अव्यान को सबके सामने सहस्त्रा की वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना होगा। श्रेष्ठा राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है, अब तो सहस्त्रा को उसकी असली पहचान मिलेगी, वरना दुनिया के सामने किसी और की वाइफ बनकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ही देख लो, अव्यान के लिए रिश्ता तक आ गया। बोलते हुए श्रेष्ठा नाकारी में सिर हिला देती है। सहस्त्रा चलती जा रही थी, तभी ध्रुवंश उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा नम आंखों से ध्रुवंश को देखती है और कहती है, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दीजिए। ध्रुवंश कुछ पल सहस्त्रा को देखता है, फिर उसका हाथ छोड़ देता है। सहस्त्रा जल्दी से भागकर कमरे में जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। इतना करते ही वो बेड के दूसरी साइड जाकर नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों पर चेहरा छिपाए रोने लगती है। वो अपने दुख को बाहर निकाले रोए जा रही थी। सहस्त्रा का रोना वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो खुद को एकदम अकेला महसूस कर रही थी, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। ध्रुवंश के मैसेज की वजह से अव्यान भी सक्सेना हाउस आ चुका था। अव्यान इस वक्त कमरे के बाहर खड़ा था। अव्यान कुछ पल दरवाजे को देखता है, फिर अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर खोलता है। दरवाज़ा खुलता है, पर सहस्त्रा रोने में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चलता। अव्यान रोने की आवाज़ सुनकर पहले चारों ओर देखता है, फिर उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ पीठ करके बैठी सहस्त्रा पर पड़ती है। उसे देखकर और रोने की आवाज़ सुनकर अव्यान के कदम उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। कदम बढ़ते बढ़ते सहस्त्रा के पास पहुंच जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सहस्त्रा को यह एहसास हो चुका था कि कोई है जो इस वक्त उसके साथ है, पर वो अब भी अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए रो रही थी। अव्यान अपने हाथ को आगे बढ़ाए सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। अव्यान की छुअन को सहस्त्रा बहुत अच्छे से पहचानती थी। अव्यान की छुअन को महसूस करते ही सहस्त्रा सिर उठाकर उसे देखती है। अव्यान उसके सिर उठाते ही उसका चेहरा देखता है, जिसमें आंसू भरे पड़े थे। आंखें सूज चुकी थीं। उसकी नाक और गाल भी रोने की वजह से हल्के लाल हो चुके थे। फिर भी सहस्त्रा अब तक रो रही थी। रोते हुए सहस्त्रा के होंठ हिल रहे थे। अव्यान ध्यान से सहस्त्रा के दर्द भरे चेहरे को देखता है, फिर एकदम से सहस्त्रा के हाथ को खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा सीधे अव्यान के सीने से लग जाती है। सहस्त्रा भी अब घुटनों के बल खड़ी हो चुकी थी। अव्यान के सीने से लगते ही सहस्त्रा फिर से रोने लगती है। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके सिवाय अव्यान को कोई देखे, उसके साथ रिश्ते में बंधना चाहे। अगर अव्यान ने उसे पत्नी होने का हक दिया होता तो वो रोते हुए अपने दर्द को कम नहीं करती, बल्कि सबको मुंह तोड़ जवाब देती। उसे तो ये भी पता नहीं था कि अव्यान ये रिश्ता अपनी खुशी से रखे हुए था या फिर मजबूरी में। जब तक अव्यान उसे सब कुछ क्लियर नहीं करेगा, तब तक तो वो किसी भी हक से अव्यान को पति नहीं मान सकती और ना ही अपने आप को अव्यान की पत्नी होने का हक दे सकती है। अव्यान बस सहस्त्रा के बालों को सहलाते हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सहस्त्रा को जब दर्द बांटने वाला साथी मिल जाता है तो उसका रोना धीरे धीरे कम हो जाता है। अव्यान की करीबी पाकर उसके दुख तकलीफ जैसे खत्म हो जाते हैं। सहस्त्रा अब बिल्कुल चुपचाप अव्यान के सीने से लगी हुई थी। अव्यान अब तक सहस्त्रा के बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद अव्यान का हाथ रुक जाता है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा की आंखों में देखता है। अव्यान अब उठने लगता है तो सहस्त्रा भी उसके साथ उठती है। दोनों खड़े होते हैं। खड़े होते ही अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा अव्यान के गले में दोनों हाथ लपेट लेती है। दोनों की नज़रें अब तक एक दूसरे की आंखों में थीं। अव्यान सहस्त्रा को वॉशरूम में ले जाता है और उसे स्लैब पर बिठा देता है। सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देख रही थी। अव्यान एक टॉवल लेकर हल्का भिगाता है और सहस्त्रा के चेहरे को पोंछने लगता है। आंसू उसके चेहरे पर सूख चुके थे। पानी की वजह से सूखे आंसू मिट जाते हैं। अव्यान फिर एक बार टॉवल को भिगोता है, फिर अपने एक हाथ से सहस्त्रा की आंखों को बंद करता है। सहस्त्रा की आंखें बंद होते ही अव्यान उसकी आंखों को पानी से भीगे टॉवल से पोंछता है। अब सहस्त्रा का चेहरा एकदम फ्रेश सा लग रहा था। अव्यान टॉवल को साइड में टांग देता है और फिर एक बार सहस्त्रा को गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा अव्यान के इस एक नए रूप को पहली बार देख रही थी। सहस्त्रा अव्यान के इस नए रूप में पूरी तरह से खो चुकी थी। वो बस एकटक अव्यान को देखे जा रही थी।
अव्यान बेडरूम में पहुंचकर सहस्त्रा को बेड पर लिटाता है। सहस्त्रा अव्यान के गले से अपने हाथों को हटाती है। दोनों के बीच एकदम खामोशी थी। उसी खामोशी में अव्यान अब सहस्त्रा से दूर होने लगता है। अव्यान अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा रहा था। ये देखकर सहस्त्रा की बेचैनी बढ़ जाती है। वो तुरंत उठकर अव्यान का हाथ पकड़कर कहती है, मत जाइए ना प्लीज़। अव्यान सहस्त्रा के पकड़े हाथ को देखता है, फिर सहस्त्रा को। सहस्त्रा बेचैनी से भरी हुई कहती है, प्लीज़। अव्यान सहस्त्रा के हाथ को पकड़कर उसके बगल में बैठ जाता है। सहस्त्रा बच्चे से बेड के ऊपर बैठकर अव्यान के सीने से लग जाती है। सहस्त्रा सीने से लगी हुई एक टक फर्श को देखने लगती है। अव्यान अब बेड से टिककर बैठ जाता है। खामोशी में भी सहस्त्रा को अव्यान का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर उसके दिमाग में अब तक आज की बात चल रही थी। सितारा अव्यान से प्यार करती है, ये उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। उसके दिमाग में अब ये सवाल भी उठता है कि क्या अव्यान भी सितारा से प्यार कर सकता है, क्योंकि सितारा को वो बहुत पहले से जानता था। अगर अव्यान उससे प्यार नहीं करता तो भी अव्यान की ज़िंदगी में एक लड़की थी जो बचपन से उसकी जीवन साथी बनना चाहती थी। क्या अव्यान उस लड़की से प्यार करता था? सहस्त्रा के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो अव्यान से जवाब तक नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो तो उससे बात ही नहीं करता था। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अव्यान अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता था, जिससे सहस्त्रा को पता चल सके कि अव्यान के दिल में क्या है। अव्यान सहस्त्रा के लिए एक मिस्ट्री बन चुका था, जिसके बारे में पता लगाना उसके बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। सहस्त्रा ये सारी चीज़ों को सोचते हुए नज़रें उठाकर अव्यान को देखती है, जो भावहीन उसे ही देख रहा था। इन भावहीन नज़रों को समझना सहस्त्रा के लिए समझ पाना मुश्किल था, इसीलिए वो अव्यान से नज़रें हटाए चुपचाप आंखें बंद करके अव्यान की करीबी को महसूस करने लगती है। रात के 10 बजे थे। आव्या को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा देर हो गई। आव्या के साथ एक ड्राइवर और बॉडीगार्ड मौजूद थे। उनकी कार चलती जा रही थी। इस दौरान आव्या फ़ोन में ध्रुवंश से बात कर रही थी। आव्या थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात करनी है तो अभी ही बता दो ना, उसके लिए घर आने की क्या ज़रूरत है। उधर से ध्रुवंश की आवाज़ आती है, फ़ोन पर बताना सही नहीं रहेगा। आव्या बाहर देखते हुए कहती है, ओह। तो उसके इतना बोलते ही कार बहुत तेज़ आवाज़ के साथ रुकती है। आव्या ड्राइवर को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ? ड्राइवर आगे देखते हुए कहता है, अचानक कोई सामने आ गया। आव्या बॉडीगार्ड को देखती है। बॉडीगार्ड कार से उतरकर बाहर जाता है। वहीं ध्रुवंश आव्या से पूछता है, ऑल राइट ट्यूलिप? आव्या सामने की ओर देखते हुए कहती है, हाँ रुको मैं देखती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट करके कार से नीचे उतरती है। आव्या उतरकर सीधे बॉडीगार्ड के पास जाती है। बॉडीगार्ड एड़ियों के बल बैठा हुआ था और एक आदमी जो नीचे गिरा था उसे चेक कर रहा था। बॉडीगार्ड आव्या की ओर मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था कि नीचे गिरा आदमी सीधे बॉडीगार्ड की गर्दन पर चाकू घुसा देता है। आव्या एक कदम पीछे हटकर उस आदमी को देखती है। तभी एक आदमी ड्राइवर की गर्दन पर चाकू घुसा देता है। उसकी चीख से आव्या की नज़र उस ओर जाती है। आव्या चारों तरफ देखती है। बहुत से आदमी जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे, वो सब आव्या की ओर ही बढ़ रहे थे। आव्या के चेहरे पर डर नहीं था, वो बस सबको देख रही थी। 15 से 16 आदमी निकलकर बाहर आते हैं। 4 आदमी आव्या की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर आव्या के सीक्रेट बॉडीगार्ड आगे बढ़ने को होते हैं, पर तभी वो सब देखते हैं कि सारे आदमी डर से भाग रहे थे, इसीलिए वो सब फिर एक बार रुक जाते हैं। सीक्रेट बॉडीगार्ड हमेशा सीक्रेट ही रहा करते हैं, ये सब ज़्यादा खतरा होने पर ही निकलते हैं। आव्या सबको डर से भागते देख चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नज़र अंधेरे में खड़े इंसान पर जाती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी अच्छे से दिख रही थी। उसके इस वक्त अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे। आव्या उसकी ओर बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते वो उसके पास पहुंच जाती है। आव्या जैसे ही उसके करीब जाती है, उसे रुद्र का चेहरा दिखता है। रुद्र आव्या को देख एक कदम बढ़ाता है, जिससे सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड्स को उसका चेहरा दिखता है। रुद्र अपनी पॉकेट से एक हाथ निकालता है, आव्या की गर्दन पर हाथ रखे अपनी ओर खींच लेता है और आव्या की गर्दन पर टैप करता है, जिससे आव्या बेहोश हो जाती है। आव्या रुद्र के गले लगी हुई थी। रुद्र उस ओर देखता है जहां सीक्रेट बॉडीगार्ड्स छुपे हुए थे। उस ओर देखते हुए वो कुछ इशारा करता है, फिर आव्या को गोद में उठाकर अपने कार की ओर ले जाता है। रुद्र आव्या को अपने साथ बैक सीट पर बिठाता है। धीर उसके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगता है। अचानक रुद्र को क्या होता है, वो बहुत अजीब नज़रों से आव्या की बॉडी को देखने लगता है। ऐसी नज़रें जो कोई भी लड़की देखकर समझ जाए। रुद्र आव्या को एक हवस की नज़रों से देख रहा था। खून का असर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसमें आ ही जाती है। जो इस वक्त रुद्र में दिख रही थी, वो आव्या से मिलने वाला रुद्र नहीं था, बल्कि ये रुद्रांश का असली बेटा लग रहा था। रुद्रांश जिस तरह से लड़कियों को देखता है,
उसी तरह से रुद्र आव्या को देख रहा था। आव्या तो बेहोशी में रुद्र की नज़र तक को देख नहीं पा रही थी। रुद्र अब आव्या के हाथ को बहुत गंदे तरीके से टच करता है। रुद्र उसके हाथ से लेकर गर्दन, फिर उसके होंठों को टच करते हुए उसके होंठों को बहुत गौर से देखने लगता है। उसके होंठों को देखते हुए रुद्र को आव्या की लिफ्ट वाली बात याद आती है, जिसमें आव्या उससे किस वापस मांग रही थी। रुद्र अब आव्या के होंठों की ओर बढ़ने लगता है। इस वक्त रुद्र की नज़र बस आव्या के होंठों पर टिकी हुई थी। धीर अब बैक मिरर से रुद्र के एक्सप्रेशंस देखता है तो एकदम से कहता है, बॉस, यू लूज योर कंट्रोल। जैसे ही रुद्र ये सुनता है तो वो रुककर आव्या के मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र अब आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। अचानक वो जोर से दरवाजे पर हाथ मारता है, जिससे धीर थोड़ा सहम सा जाता है। रुद्र के मारने से कांच टूटकर उसके हाथ को चोट पहुंचा देता है। रुद्र कांच को देखता है जो आधा टूटा नहीं था, अब तक गड़ा हुआ था। रुद्र ये देखकर अपना हाथ उस नुकीले कांच पर रखता है और अपना हाथ धंसाने लगता है। धीर उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। रुद्र के हाथ में कांच आर पार घुस जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। आव्या को बुरी नज़रों से देखने के लिए, आव्या को बुरे इरादों से टच करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, आव्या का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के लिए। कांच उसके हाथ में घुसा हुआ उसके खून को रिसकर बाहर निकाल रहा था, लेकिन रुद्र अपने हाथ को बस धंसाए ही जा रहा था। कुछ वक्त बाद कार रुद्र के विला पर रुकती है। रुद्र अपने हाथ को उस कांच से बाहर निकालता है। उसके ऐसा करते ही खून तेजी से बहने लगता है, पर फिर रुद्र कोई पट्टी नहीं करता। रुद्र अपने एक हाथ से आव्या को कार की साइड करता है, फिर उसे एक हाथ से आव्या को उठा लेता है। आव्या का चेहरा इस वक्त रुद्र के कंधे पर था और आव्या के हाथ झूल रहे थे। रुद्र उसे उठाकर विला में जाता है। सारे सर्वेंट्स रुद्र के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। रुद्रांश इस वक्त अपने कमरे में था। रुद्र के एक हाथ से खून टपकते ही जा रहा था। वो सीधे आव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है। बहुत धीरे धीरे वो आव्या को बेड पर लिटाता है, क्योंकि एक हाथ से लिटाना उसके लिए इजी नहीं था। आव्या को लिटाते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, हर किसी की एक बैडनेस होती है, मैं मेरी बैडनेस से हमेशा दूर रखूंगा तुम्हें। इट दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बोलते ही वो आव्या को कुछ पल देखता है, फिर सोफे की ओर जाकर नीचे बैठ जाता है। रुद्र नीचे सोफे से टिककर बैठता है, फिर अपने हाथ को देखते हुए अपने टाइगर को बुलाता है। रुद्र के टाइगर का नाम जैमसन था। जैमसन रुद्र की ओर जल्दी से आता है। रुद्र उसके सिर को सहलाते हुए अपने खून से सने हाथ को उसके पास ले जाता है। जैमसन रुद्र के हाथ को देखता है, फिर खून को चाटता है। एक बार जैसे ही वो रुद्र का खून चाटता है, जैमसन दूसरी ओर घूम जाता है। जैमसन सबका खून चाटता, लेकिन रुद्र का नहीं। खून को चाटकर उसे पता चल जाता है कि ये रुद्र का खून है, इसीलिए वो दूसरी ओर मुड़कर बैठ जाता है। रुद्र जैमसन को देखता है, फिर उसे अपने पास लाकर उसके सिर को फिर से सहलाता है। रुद्र ऐसा करते हुए अब फिर एक बार आव्या को देखने लगता है। वो कुछ सोचते हुए जैमसन को देखता है। जैमसन इस वक्त आव्या को ही देख रहा था। एक अजनबी को रुद्र के कमरे में पहली बार देखकर वो जिस नज़रों से आव्या को देख रहा था, वो रुद्र अच्छी तरह से समझ पा रहा था। रुद्र जैमसन की नज़रों को अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आंखों से ही जैमसन को वार्निंग दे रहा था। जैमसन रुद्र की नज़रों से दी जाने वाली वार्निंग्स को समझकर अब ज़मीन पर लेट जाता है। रुद्र जैमसन को देखता है और फिर एक बार उसकी नज़र आव्या पर चली जाती है। रुद्र आव्या के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगता है। आव्या का चेहरा देखते हुए कितनी रात हो जाती है, उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। वो बस आव्या को ऐसे ही देखता रह जाता है। इधर सक्सेना हाउस में अव्यान ब्लूटूथ पर दूसरी ओर से आव्या की दी जाने वाली खबर को सुन रहा था। सुनने के बाद अव्यान ब्लूटूथ को निकालकर टेबल पर रखता है। अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। अव्यान नज़र उठाकर बेड पर देखता है जहां सहस्त्रा सो रही थी। कुछ देर तक अव्यान सहस्त्रा को देखते रहता है, फिर उठकर कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। उसकी दिशा कमरे की बाहर की ओर थी। अव्यान बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही सहस्त्रा आंख खोलती है। सहस्त्रा सो नहीं रही थी, वो बस आंख बंद किए हुए थी। जैसे ही अव्यान कमरे से निकलता है, सहस्त्रा के चेहरे पर दर्द दिखने लगता है। सहस्त्रा बेड से उठती है और सोफे की ओर जाकर बैठ जाती है। सहस्त्रा सोफे पर बैठकर चांद को देखने लगती है। चांद के साथ भी इस वक्त कोई नहीं था। चांद बिल्कुल अकेला था, जिस तरह सहस्त्रा इस वक्त अकेली थी। सुबह
ध्रुवंश आव्या को कॉल करते हुए परेशान सा हॉल में आता है। ध्रुवंश डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, ब्रो ट्यूलिप कहाँ है? मैं कल रात से उसे कॉल करते करते थक चुका हूँ, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रही। अव्यान ध्रुवंश का सवाल सुन रोनी को देखता है। रोनी अव्यान को देखता है, फिर ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, फ्रेंड के घर गई है, आज ही आ जाएगी। ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, कम से कम मुझे तो एक बार बोलना चाहिए था ना। कल बात करते करते कॉल कट कर दिया, फिर भी नहीं बताया। मुझे तो लगता है ट्यूलिप का ज़रूर कोई बॉयफ्रेंड है। बोलते ही वो खाने लगता है। श्रेष्ठा भी खाते हुए कहती है, आजकल के बच्चे तो अपने मॉम डैड को भी ये बताना ज़रूरी नहीं समझते कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे हम तो उनके प्यार के दुश्मन हैं। ये बोलते हुए श्रेष्ठा ध्रुवंश को ही देख रही थी। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुवंश के हाथ रुक जाते हैं। वो समझ चुका था कि श्रेष्ठा उसकी ओर इशारा कर रही है। ध्रुवंश श्रेष्ठा की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। ध्रुव भी श्रेष्ठा का साथ देते हुए कहता है, हाँ लॉयन, अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्योंकि मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो कम से कम 25-30 गर्लफ्रेंड्स रखता था। ध्रुव की बात सुन सहस्त्रा उसे हैरानी से देखती है। उसके मुंह से एकाएक निकल जाता है, 25-30? ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंस से हाँ में सिर हिला देता है, तो वहीं श्रेष्ठा उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगती है। ध्रुवंश पहले तो अपने दर्द को छुपाता है, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ज़रूरी नहीं डैड कि आप जैसे हो मैं भी वैसा ही होऊंगा। शायद मेरी किस्मत दर्श अंकल जैसी लिखी हो। दर्श जो चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। ध्रुवंश की बात सुनकर दर्श ध्रुवंश को देखने लगता है। किसी को भी ध्रुवंश की पूरी बात का मतलब समझ नहीं आया था, सिवाय अव्यान और रोनी के। सौरभ दर्श को देखते हुए कहता है, दर्श जैसा मतलब क्या है तुम्हारा? बोलते हुए वो ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश इस बार हंसते हुए कहता है, मतलब सिंपल है, क्वीन सिर्फ एक होती है और उस क्वीन को तो ब्रो लेकर चले गए। अब मैं तो सिंगल ही रहूंगा ना, जैसे दर्श अंकल हैं। ये सुनकर सहस्त्रा ध्रुवंश को घूरने लगती है। वहीं अव्यान अपने हाथ की एक मुट्ठी बना लेता है। उसके डार्क एक्सप्रेशंस को समझना बहुत मुश्किल था। अव्यान कुछ पल तो वैसे ही बैठा था, फिर एकदम से उठकर खड़ा होकर जाने लगता है। उसे जाते देख सब कंफ्यूज थे। दर्श उसे जाते हुए देखकर बुलाता है, अव्यान। अव्यान अपने कदम रोककर खड़ा हो जाता है। दर्श उसे रुका हुआ देखकर कहता है, आज डैड का बर्थडे है। डैड ने कंप्रेस मीटिंग रखी है। वो चाहते हैं कि तुम सहस्त्रा को दुनिया के सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करो। सो शेखावत विला में पहुंच जाना। जब तक दर्श बोल रहा था तब तक अव्यान रुका रहा, फिर उसकी बात खत्म होते ही वो चला जाता है। सहस्त्रा बस अव्यान को जाता हुआ देखती रहती है। इधर रुद्र के विला में आव्या बेड पर अब तक सोई हुई थी। उसके साथ बेड पर जैमसन भी लेटा हुआ था, क्योंकि उसे आदत थी बेड पर रहने की। आव्या नींद में इस वक्त जैमसन के ऊपरी पैर को टच कर रही थी, जो बहुत मुलायम था। टच करते करते आव्या अब जैमसन के नुकीले नाखूनों को टच करती है। नाखून को टच करते हुए आव्या नींद में ही कहती है, मेरे बेड पे ये नुकीली चीज़ कहाँ से आ गई? बोलते हुए आव्या हल्की हल्की अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही जैसे ही आव्या की नज़र जैमसन के चेहरे पर जाती है, वो जोर से चिल्लाती है। आव्या बेड से उठकर चिल्लाते हुए सीधे जैमसन के ऊपर चढ़कर बेड से कूदती है। आव्या के चढ़ने से जैमसन दहाड़ता है, क्योंकि आव्या उसके पूरा ऊपर चढ़ी थी। आव्या चीखते हुए भागकर वॉशरूम की ओर ही जा रही थी। आव्या की चीख सुनकर रुद्र वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। आव्या इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि रुद्र के दरवाज़ा खोलते ही वो एक झटके से रुद्र के सीने से टकराती है। रुद्र इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वो सीधा आव्या के साथ फर्श पर गिर जाता है। आव्या डर से रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र अभी अभी नहाया था, जिससे उसने सिर्फ टॉवल पहनी थी। उसके ऊपरी भाग में कोई कपड़ा नहीं था। डर की वजह से आव्या का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जो रुद्र बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे। आव्या आंखें मीचकर रुद्र के गले लगे हुए थी। गले लगे हुए आव्या के मुंह से आवाज़ निकलती है, शेर। रुद्र आव्या को करेक्ट करते हुए कहता है, वो शेर नहीं टाइगर है। आवाज़ सुनते ही आव्या आंख खोलती है, फिर थोड़ा उठकर रुद्र को देखती है और एकाएक उसके मुंह से निकलता है, तुम। बोलते ही आव्या जल्दी से रुद्र के ऊपर से हटती है। आव्या खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रुद्र आव्या की बात जैसे ही सुनता है, उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। रुद्र भी अब तक उठकर खड़ा हो चुका था। रुद्र भौहें चढ़ाए आव्या को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा कमरा। आव्या इसके आगे कुछ कहती, उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है, जो सिर्फ टॉवल में था। आव्या झट से आंखें बंद करके रुद्र से पीट करके थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, छी, तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो? आव्या के अटपटे सवाल को सुनकर रुद्र आव्या के थोड़ा करीब जाता है और उसके कान के पास कहता है,
बाथरूम में बिना कपड़ों के ही नहाया जाता है। रुद्र के करीब होने से उसकी गर्म सांसें आव्या की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे वो सिहर सी उठती है। आव्या अब तक आंखें बंद करके खड़ी थी, तभी उसे अजीब सा फील होता है। आव्या आंखें खोलकर देखती है तो एकदम से चिल्ला उठती है। आव्या मुड़कर सीधे रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है। आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर। आव्या पीछे जेमसन को देखते हुए चिल्लाती है, भगाओ इसे, तुम पागल हो, इंसान खाने वाले जानवरों को कौन पालता है। आव्या के पैर बार बार फिसल रहे थे, जिससे वो बार बार संभलने की कोशिश कर रही थी। आव्या के ऐसा करने से रुद्र आव्या को पकड़ लेता है और जेमसन को देखकर कहता है, जेमसन गो। रुद्र की आवाज़ सुनते ही जेमसन वॉशरूम से निकल जाता है। आव्या उसे जाता हुआ देख रही थी। जेमसन जैसे ही वॉशरूम से निकलता है, आव्या रुद्र के ऊपर से नीचे उतर जाती है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। इतना करते ही आव्या पीछे मुड़कर रुद्र से कहती है, तुम जंगली इंसान जंगल की प्रजाति को घर में क्यों पाल रहे हो? किसी दिन तुम्हें ही खा जाएगा, ये शेर या टाइगर जो भी हो। रुद्र आव्या की बातों को इग्नोर करता हुआ कबर्ड की ओर बढ़ जाता है। आव्या वॉशरूम को ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि ये उसका वॉशरूम नहीं है। रुद्र कबर्ड से कपड़े निकालकर पहनने लगता है। आव्या का ध्यान अब रुद्र पर नहीं था। रुद्र अपने पूरे कपड़े पहनता है। आव्या को अब कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। वो रुद्र की ओर मुड़कर कहती है, वो आदमी, वो सब कौन थे और तुम्हें देखकर क्यों भाग गए? तुम इतने खतरनाक तो बिल्कुल नहीं हो। रुद्र चलकर आव्या के बहुत करीब आकर उसके चेहरे पर झुककर कहता है, मैं इतना खतरनाक हूँ कि जंगल का शेर भी मुझसे डर जाए। इंसान तो छोटी सी बात है। रुद्र के बात को मजाकिया अंदाज में लेकर आव्या हंसते हुए कहती है, तुमसे और शेर डरेगा? तुमसे तो एक छोटी सी चींटी भी ना डरे। बोलते ही आव्या हंसने लगती है। रुद्र एकदम से आव्या की कमर पकड़कर खींच लेता है। आव्या की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखने लगती है, जिसमें कोई भाव नहीं थे। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, जुनूनियत ना होती तुमसे तो उसी वक्त तुम्हें मार देता जब तुमने मुझे ऑर्डर दिया। 1 सेकंड नहीं लगता तुम्हें मारने में। कुछ पल तो आव्या रुद्र की आंखों में देखती रहती है, फिर रुद्र की पकड़ से छूटकर दूर होते हुए कहती है, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे मार लेते हो, पर मुझ पर कोई असर नहीं करेगा मिस्टर रुद्र। बोलते ही आव्या हल्का मुस्कुराती है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है, फिर वॉशरूम के दरवाजे को खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही आव्या रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है। आव्या बस कमरे में चारों ओर जेमसन को देख रही थी, पर उसे जेमसन कहीं नहीं दिखता। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। आव्या बस जेमसन को देखने में लगी हुई थी, ये सोचकर कि जेमसन कहीं आ ना जाए। हॉल में बैठा रुद्रांश दोनों को आते हुए देख रहा था। उसकी नज़र इस वक्त आव्या पर थी, जिसका चेहरा इस वक्त इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अब भी जेमसन को देखने में बिजी थी। जब आव्या को जेमसन नहीं दिखता तो वो आगे मुड़कर कहती है, कहाँ चला गया वो? बोलते ही आव्या की नज़र सीधे जाकर रुद्रांश की नज़र से टकरा जाती है। आव्या के कदम उसी जगह रुक जाते हैं। आव्या के कदम रुकने से रुद्र भी रुक जाता है। रुद्रांश का चेहरा देखकर आव्या को आज वही 18 साल पहले की जुदाई याद आती है। सिर्फ इस इंसान की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। आव्या इस इंसान के चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। आव्या के अंदर नफरत की आग ज्वालामुखी की तरह उमड़ रही थी। आव्या के हाथ रुद्र के हाथों पर कस जाते हैं, जिसे महसूस करते हुए रुद्र आव्या के हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। आखिर में वो उसकी नज़रों को देखता है, जो सिर्फ रुद्रांश पर टिकी हुई थी। रुद्रांश भी आव्या के चेहरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। आव्या का चेहरा काव्या जैसा था और रुद्रांश अपनी पहली पसंद को कभी नहीं भूल सकता था। काव्या वो पहली लड़की थी जिसे रुद्रांश ने पसंद किया था, वो पसंद जिसे वो पाना चाहता था, जिसके जिस्म को पाना चाहता था। रुद्रांश काव्या को कभी नहीं भूल सकता। रुद्रांश के हिसाब से तो पूरा सिंघानिया परिवार मर चुका है, पर आव्या को देखकर उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है। रुद्रांश आव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ये देखकर रुद्र एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, डोंट लुक एट हर, अदरवाइज आप किसी को देखने के लायक नहीं रहेंगे। ये सुनकर आव्या की नज़र रुद्रांश से हटकर रुद्र पर जाती है। रुद्रांश तुरंत आव्या से नज़र हटाकर रुद्र को देखते हुए कहता है, धमकी दे रहे हो मुझे? रुद्र तुरंत कहता है, आपको क्या लगता है? रुद्र का फेस एकदम डार्क था, जिससे रुद्रांश नज़रें हटा लेता है। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए सख्त लफ्ज़ों में कहता है, शी इज़ माई गर्ल, इसे देखने का हक सिर्फ मुझे है, और मेरा हक कोई छीने तो पता है ना कि मैं क्या करता हूँ। रुद्रांश के शरीर में रुद्र की बात सुनकर डर की लहर दौड़ जाती है, पर वो जल्द ही खुद को संभाल कर झल्लाते हुए कहता है,
हाँ हाँ, अब बात बात पर धमकी देना बंद करो टाइगर, आई एम योर डैड। आव्या दोनों बाप बेटे को देखती है। हालांकि अब आव्या को अब भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस तरह रुद्र के सामने कुछ नहीं कर सकती। रुद्रांश रुद्र का बाप है, तो ऑफकोर्स रुद्र रुद्रांश को बचाएगा ही। रुद्र अब रुद्रांश को इग्नोर करके आव्या को देखते हुए कहता है, चलें बेबी गर्ल। आव्या रुद्र को देखकर बस हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र आव्या के साथ अब विला से बाहर निकल जाता है, तो वहीं रुद्रांश अपने सिर को टैप करते हुए कहता है, इस लड़की की शक्ल काव्या से काफ़ी मिलती जुलती है, कहीं ये उसकी बेटी। बोलते ही रुद्रांश रुक जाता है। विला से बाहर आकर रुद्र कार में बैठता है। आव्या भी रुद्र के साथ बैठते हुए कहती है, तुमने मुझे बेबी गर्ल कैसे बुलाया? रुद्र कार स्टार्ट करते हुए कहता है, मुंह से। रुद्र के ऐसे जवाब से आव्या दंग रह जाती है, फिर एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, मेरा मतलब क्यों बुलाया? मैं तुम्हें बेबी गर्ल लगती हूँ? बोलते हुए आव्या रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र आव्या को देखता है, फिर आगे देखकर ड्राइव करते हुए कहता है, हरकतें तो तुम्हारी बच्चों जैसी हैं, और लड़की तो तुम हो ही, इसीलिए बेबी गर्ल। आव्या एक पल के लिए तो चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम मुझे बेबी गर्ल नहीं बुला सकते, मेरा नाम आव्या है, समझे तुम मुझे ऐसे ही किसी भी नाम से नहीं बुला सकते। बोलते ही आव्या रुद्र को घूरते हुए देखने लगती है। रुद्र लापरवाही में कहता है, मेरा मुंह, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और तुम्हें किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। वैसे भी तुम भी तो मुझे किसी भी नाम से बुलाती हो, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? रुद्र की बातों पर आव्या सहमत थी, क्योंकि वो भी तो रुद्र को कभी भी कुछ भी बुलाती थी, पर रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता। इसीलिए अब आव्या चुप हो जाती है। वैसे भी उसे बहुत भूख लग रही थी, वो अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट करके भूख को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। वहीं रुद्र जो बहुत कम बोलता था, वो आव्या के आने से काफ़ी ज़्यादा बोलने लगा था, वो भी बेकार से टॉपिक पर, जो वह पहले सुनता तक नहीं था। लेकिन आव्या के आने से वो ऐसी बेकार की बातें सुनता भी है और आर्ग्यूमेंट भी करता है। रुद्र कार एक होटल के सामने रोकता है, जिसे देखकर आव्या कन्फ्यूज्ड होकर होटल को देखती है। आव्या कुछ बोलती है उससे पहले ही रुद्र कार से उतर जाता है और कॉल करके ऑर्डर देता है। आव्या भी कार से बाहर आती है। रुद्र फ़ोन अपने पॉकेट में रखकर आव्या का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगता है। आव्या रुद्र से सवाल कर रही थी, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। रुद्र और आव्या एक कमरे में जाते हैं। धीर कुछ सामान लेकर कमरे के अंदर आता है और आव्या को पकड़ाते हुए कहता है, मैम, ये सब आपके लिए है। आव्या सारा सामान लेती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ। बोलते ही वो बेड के पास जाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। धीर कमरे से बाहर चला जाता है। आव्या एक नज़र रुद्र को देखकर वॉशरूम में चली जाती है। आव्या सामान को निकालते हुए देखने लगती है। उसमें आव्या जिस ब्रांड के टूथब्रश यूज़ करती है, वही टूथब्रश और कोलगेट थी। साबुन, शैम्पू और बहुत सारा सामान था। आव्या दूसरा बैग खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस बैग में आव्या के लिए एक रेड कलर का वन पीस ड्रेस के साथ रेड ब्रा और रेड पैंटी थी, वो भी उसी ब्रांड की जिस ब्रांड की वो पहनती है। ये सब देखकर आव्या के गाल पर हल्की गुलाबी सी लाली छा जाती है। आव्या को रुद्र की हरकत से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आव्या कुछ पल तो शर्माती है, पर एकदम से थोड़े गुस्से से कहती है, कितना बेशर्म लड़का है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए आव्या सारा सामान खोलती है और रेडी होने लगती है। आव्या पहले ब्रश करती है, फिर नहाकर ड्रेस पहन लेती है। आव्या वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसकी ड्रेस घुटनों तक थी, उसका पूरा हाथ दिख रहा था। उसके सिवाय वो ड्रेस आव्या की गर्दन से लेकर ढकी हुई थी। आव्या की आहट से रुद्र सिर उठाकर आव्या को देखता है। आव्या उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। रुद्र खड़ा होता है और आव्या के पास जाते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी गर्ल? आव्या आगे बढ़कर रुद्र का कॉलर पकड़कर उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता? रुद्र आव्या के कॉलर पर पकड़े हाथ को देखता है, फिर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और आव्या के गीले बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, कौन सा साइज़? रुद्र का बस इतना ही कहना था कि आव्या का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। आखिर वो रुद्र को कैसे उसके बारे में पूछेगी? आव्या की पकड़ रुद्र के कॉलर से छूट जाती है। आव्या के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। रुद्र की हरकत और रुद्र को देखकर उसे सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आव्या की शर्म को देखकर रुद्र उसके कान में कहता है, हे आर यू शाइंग बेबी गर्ल? रुद्र की बात सुनकर आव्या शर्म से रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या की पीठ पर हाथ रख लेता है। आव्या के चेहरे पर अब तक तो शर्म थी, लेकिन अचानक उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। उसकी आंखों में नफरत की आग दिखने लगती है। कुछ वक्त फिर से आव्या अपने फेस एक्सप्रेशंस चेंज करती है। अब फिर एक बार उसके चेहरे पर शर्माहट दिख रही थी। आव्या रुद्र से अलग होकर कहती है, तुम मुझे कहीं बाहर लेकर जाने वाले हो? रुद्र कुछ बोलता नहीं, वो बस आव्या का हाथ पकड़कर होटल रूम से निकल जाता है।
रुद्र आव्या को सेकंड फ्लोर पर लाता है। दोनों वहां पर नाश्ता करते हैं और फिर उस होटल से निकल जाते हैं। पूरा दिन आव्या रुद्र के साथ ही रहती है। फिर रात के वक्त रुद्र की कार सक्सेना हाउस के पास रुकती है। आव्या आंखें बंद की हुई थकी आवाज़ में कहती है, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या ये हमारा फर्स्ट डेट था? रुद्र आव्या के थके हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? आव्या आंखें खोलकर रुद्र को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, आई थिंक था, बट तुमने तो अब तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। रुद्र आव्या की ओर बढ़कर उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या के होंठों पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। रुद्र अपनी पॉकेट से आव्या का फ़ोन निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुम्हारे फ़ोन से मैंने तुम्हारे भाई को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम फ्रेंड के घर पर हो। आव्या फ़ोन को लेकर देखती है, फिर रुद्र के गाल पर किस करके कहती है, ओके बाय। रुद्र आव्या को देखता है। आव्या कार से उतरती है। उसे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी क्योंकि आव्या पूरे दिन बैठने और चलने के सिवाय कुछ नहीं कर रही थी। आव्या की हालत देखकर रुद्र कार से बाहर निकलता है। रुद्र आव्या की ओर बढ़कर उसे तुरंत गोद में उठा लेता है और उसे अंदर लेकर जाने लगता है। आव्या रुद्र को हैरानी से देखते हुए कहती है, हे ये क्या कर रहे हो? सब तुम्हें देख लेंगे, छोड़ो। रुद्र बिना कुछ बोले आगे कदम बढ़ाता रहता है। वो दरवाजे के पास पहुंचकर डोरबेल बजाता है। आव्या इस वक्त लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा एक मेड खोलती है। आव्या ये देखकर उसे देखती रहती है। रुद्र सीधे आव्या को अंदर लेकर जाता है। आव्या चारों तरफ देखती है, कोई भी घर में उपस्थित नहीं था सिवाय सौरभ के। सब देवेश यानी कि शेखावत विला गए हुए थे। सौरभ था पर वो भी अपने कमरे में रुखसार और अपने बच्चों के फोटो को देखने में गुम था। रुद्र आव्या को सीधे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाता है। आव्या उठकर बैठते हुए पूछती है, तुम्हें मेरा कमरा कैसे पता? और तुम्हें कैसे पता कि घर में कोई नहीं है? रुद्र आव्या के पास बैठकर कहता है, तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझसे जुड़ी है। तुम्हें या तुम्हारी किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए तुम्हारी खुशबू ही काफ़ी है। बोलते ही रुद्र फिर एक बार आव्या के माथे को चूम लेता है। इस बार आव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्र आव्या को बेड पर अच्छी तरह से लिटाता है। आव्या आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की आंखों में कुछ पल देखता है, फिर उठकर कमरे से निकल जाता है। जाते हुए रुद्र के कदम एक कमरे के पास रुक जाते हैं। रुद्र उस कमरे के अंदर देखता है जहां आदित्य और काव्या मौजूद थे। कुछ पल देखने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। वहीं आव्या रुद्र के जाते ही बेड से उठती है, फिर दरवाजे को बंद करके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही वो दरवाज़ा बंद करती है और रुद्र की ड्रेस को उतारकर जला देती है। आव्या अपने सारे कपड़ों को उतारकर जला देती है। जलती आग में उसे आज वही 18 साल पहले वाली आग दिख रही थी जिसमें संघानिया परिवार जल रहा था। आव्या शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी होती है और बुरी तरह से अपने शरीर को रगड़ने लगती है। आव्या ऐसे करके रुद्र की हर छुअन को खुद से दूर कर रही थी। वहीं रुद्र आव्या के कमरे की ओर एक नज़र देखकर कार में बैठता है और स्टार्ट करके कहता है, सच चाहे जितना भी छुपा लो कभी छुपता नहीं। तुम चाहे मुझसे जितना भी दूर होना चाहो पर कभी दूर होगी नहीं। जुनून हो तुम मेरा, चाहे जितना भी मुझसे नफरत कर लो, मेरी जुनूनियत तुम्हें अपना बनाकर रहेगी। रुद्र इतना कहकर सीटी बजाते हुए बहुत तेज़ रफ्तार में कार चलाता है। टू बी कंटिन्यूड।